गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। तो 11th क्लास की फिजिक्स लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें आप लोगों को बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप अपने रिटर्न नोट्स भी बना सकते हो और बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन को फुलफिल कर सकते हो। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, that is the unit and measurement। इसका फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। भाई मीनिंग क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज का। तो चलिए करते हैं लेक्चर को शुरू। चलिए तो फर्स्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हमारे सामने क्या आती है कि व्हाट इज द फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट क्या है या फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेसिकली। तो फिजिकल क्वांटिटी को समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक सबसे पहली चीज क्या है कि फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट नेचर की। अब नेचर में जैसे मैं घूम घूम के जब नेचर में देखता हूं तो क्या क्या दिखता है। तो नेचर में मुझे ये पेन दिखा, बिल्कुल दिखा। तो नेचर में ये पेन दिखा तो मैं क्या बोलूंगा, नेचर का ये एक कंपोनेंट है, या हम बोल सकते हैं कि नेचर का ये एक हिस्सा है। फिर इसी तरीके से मैंने देखा पेड़ देखा, कुत्ता देखा, बिल्ली देखी, पत्थर देखे, सारी चीजें हमने देखी। हमने बहुत सारी चीजें, हमारे नेचर में हमको आसपास काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, जिनमें इन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे कि ये जो है वो नेचर के कंपोनेंट्स हैं, नेचर के हिस्से हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप अपने मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो तो वो मोबाइल भी क्या है, वो इस नेचर से ही बना हुआ है। नेचर से बना हुआ है, नेचर का कंपोनेंट है। आप जिस कॉपी में लिख रहे हो वो भी नेचर का कंपोनेंट है। आप जिस पेन से लिख रहे हो वो भी नेचर का कंपोनेंट है। आप जिस स्टडी टेबल पे पढ़ाई कर रहे हो स्टूडेंट्स, वो भी नेचर का क्या है, एक कंपोनेंट। अब नेचर का एक कंपोनेंट है, तो अब हमने देखा कि यार इन सारे नेचर के कंपोनेंट के पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ स्पेशल गुण है। बोले सर कौन कौन से गुण जो इन्हें अपने आप में यूनिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स कुछ चीजें, जैसे ये है खाली सा एक खोखा। अब मैंने क्या करा कि जैसे इसको अपने हाथ पे रखा तो मुझे ये महसूस होता है कि ये मेरे हाथ को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ। तो ये समझिए ये नेचर का एक हिस्सा है, तो नेचर का एक कंपोनेंट है, और इस नेचर के कंपोनेंट के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जैसे ही मैं इसे हाथ पे रखता हूं तो ये मेरे हाथ को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, अब फिर मैंने क्या करा, बाद में दूसरा नेचर का कंपोनेंट उठाया, ये मेरा मोबाइल। अब नेचर का ये कंपोनेंट उठाया, जब मैंने इसे हाथ पे रखा तो मैं देख रहा हूं कि यार ये हाथ पे ज्यादा पुश कर रहा है। फिर इसी तरीके से तीसरा नेचर का कंपोनेंट देखा, और तीसरे ही नेचर के कंपोनेंट को हमने देखा, और देखने के बाद क्या करा, जैसे ही मैं इसको हाथ पे रखता हूं तो ये मेरे हाथ को ज्यादा जोर से पुश कर रहा है। तो हमने एक चीज देखी कि नेचर के कंपोनेंट्स जो हम नेचर में देखते हैं, तो नेचर के कंपोनेंट्स और उन कंपोनेंट्स के पास में एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुण है, और वो क्या है कि जैसे ही हम उसे हाथ में रखेंगे तो वो हमारे हाथ को नीचे की तरफ पुश करेगा। अब हमने क्या देखा कि यार ये कम कर रहा था, ये ज्यादा हाथ को पुश कर रहा था। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये हाथ को दबाने वाली प्रॉपर्टी, ये हाथ को पुश करने वाली प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। ठीक है, इतनी हिस्सा सभी को समझ में आया। तो हमने देखा कि नेचर के कंपोनेंट्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि हाथ में हम रखेंगे तो वो नीचे की तरफ हमको पुश करता है। हाँ ठीक है, चलो हमको ये, और ये प्रॉपर्टी हमको सभी में देखने को मिली, एक चींटी से लेकर हाथी तक। ठीक है, हम नेचर में जितनी चीजों को देखते हैं, जितने मटेरियल वाली चीजों को देखते हैं, सभी के पास ये प्रॉपर्टी मिली हमको। हवा के पास भी ये प्रॉपर्टी मिली है। ठीक है, बात समझ में। हवा के पास कैसे, क्योंकि एयर अगर ऑक्सीजन वगैरह इन सब की बात करें तो इनके भी मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं। ठीक है, तो हमको ये प्रॉपर्टी एक देखने को मिली। अब हमको दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखने को मिली। दूसरी प्रॉपर्टी हमको क्या देखने को मिली कि जैसे ही मैंने यहां पर अपने हाथ के बीच में इसको रखा, ठीक है, ये एक धागे का बंडल है, इसको मैंने हाथ में रखा, तो ये मैंने देखा कि यार ये मेरे ये हाथ में दोनों उंगलियों के बीच में कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर देता है ये मटेरियल, ऐसी प्रॉपर्टी। फिर दूसरा हमने मटेरियल लिया तो हमने देखा कि ये इस डिस्टेंस को ज्यादा कवर करता है। ठीक है, और फिर एक चीज ली तो वो इतना कर रहा था, एक इतना। इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस वाली ये प्रॉपर्टी,
ये भी हम नेचर के कंपोनेंट्स के पास हम लोगों को दिखी। फिर हमने देखा कि हमने एक और चीज देखी कि यार हम जब किसी क्या होता है कि जैसे हम कभी पानी में कूदे या पानी में हम नहाने गए, तो जैसे ही हम नहाने गए तो कभी पानी ठंडा लग रहा है, कभी पानी थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में गर्म, या दिन कभी हमने कहा ना कि यार आज थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, कल के अपेक्षा गर्मी कम थी। तो ये सारी चीजें जो फिजिकल यानी नेचर के कंपोनेंट्स के पास में ये जो प्रॉपर्टीज होती है, इन प्रॉपर्टीज को ही हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां पर एक चीज का समझिएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज, आई होप सो फिजिकल क्वांटिटीज आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि नेचर के कंपोनेंट्स के पास स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है और उन स्पेशल प्रॉपर्टीज की स्टडी करना चाहते हैं हम, उसे नापना चाहते हैं, उसे तोलना चाहते हैं, और उसे ही हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। अब स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटीज में भी समझते चलिएगा कि जैसे अब यहां पर हमने एक ये प्रॉपर्टी देखी, ठीक है, ये इस तरीके से कि ये दो हाथ के बीच में एक ऐसा डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। इसी तरीके से हमने इसको एक इसी फिजिकल क्वांटिटी को इसी कंपोनेंट की इसी प्रॉपर्टी को, ये डिस्टेंस क्रिएट करने वाली इस प्रॉपर्टी का हम नाम रखना चाहते हैं, साथ ही साथ का उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाना चाहते हैं, उसे नापना चाहते हैं। और यही हमारा इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट बात है, और यही से हमने हमारे पूरे लाइफस्टाइल को इजियर बना लिया है। आज इस पूरी दुनिया की एक सभ्यता है, ठीक है, और इस पूरी दुनिया की जो एक सभ्यता है ये आपस में एक दूसरे से ट्रेडिंग कर सकती है, हम एक देश से दूसरे देश में घूमने जाते हैं, तो यहां पर ये सब पॉसिबल हो पाया है इन्हीं की वजह से। तो चलिए समझते हैं। अब यहां पर फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन कि फिजिकल क्वांटिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर, ठीक है, नेचर या कंपोनेंट्स ऑफ नेचर भी आप लिख सकते हो, विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम क्या करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं या नाप सकते हैं, इसे ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो आई होप सो स्टूडेंट आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, अब टाइप्स ऑफ क्वांटिटी को समझिएगा कि अब सबसे पहले तो चीजों को अब समझते जाइएगा कि अब हमने एक चीज क्या देखी कि जैसे ये यहां से ये वाली प्रॉपर्टी, अब ये वाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या था, तो इस वाली प्रॉपर्टी का हम स्पेशल नाम रखना चाहते थे कि जैसे ही हमने इसको अपने दोनों उंगलियों के बीच में रखा तो ये जो दोनों उंगलियों के बीच की डिस्टेंस कम क्रिएट करी इस मटेरियल ने, और इस मटेरियल ने डिस्टेंस ज्यादा क्रिएट करी। यानी हम बोलेंगे कि इस कंपोनेंट के पास ये डिस्टेंस क्रिएट करने वाली प्रॉपर्टी कम है और इसके पास ये डिस्टेंस क्रिएट करने वाली प्रॉपर्टी ज्यादा है। अब हम इसका नाम रखना चाहते हैं, तो हम सभी लोगों ने मिल करके इसका नाम रखा लेंथ। क्या नाम रखा? बिल्कुल लेंथ। अब हमने इसका लेंथ, तो हम अब क्या बोलेंगे कि इसके पास लेंथ ज्यादा है और इसके पास लेंथ कम है। अब एक ही चीज का हमने नाम रखा लेंथ। अब ध्यान से देखते जाइएगा। अब फिर हमने उसके बाद में क्या करा कि ये वाली चीज, इसको हमने लेंथ बोला, लेकिन फिर आगे चल के जब यही चीज ऐसे हो गई तो इसको ब्रीथ बोलने लगे, ये चीज ऐसी खड़ी हो गई तो इसको हम हाइट बोलने लगे, यही चीज जब ऐसे नीचे हो गई तो इसको डेप्थ बोलने लगे। तो बेसिकली अगर हम देखें, बेसिकली यहां पर समझा जाए तो सबके अंदर वही प्रॉपर्टी है, सेम। इसका मतलब क्या है कि बस एक ही प्रॉपर्टी को हम इंसानों ने शुरुआत में बहुत अलग अलग नाम दे दिए थे। इसका मतलब क्या है कि सर ये वाली जो प्रॉपर्टी जब इस तरीके से थी तो लेंथ, इसको ब्रीथ बोल दिया, इसको हाइट बोल दिया, और इसको, बात सभी को समझ में आई? इसका मीनिंग यहां पर क्या हुआ? इसका मीनिंग यहां पर क्या हुआ कि हम लोगों को अब ये समझ में आ गया कि सर बेसिकली ब्रीथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है और डेप्थ भी अपने आप में लेंथ है। बात समझ में? इसी तरीके से जैसे मैंने डिस्टेंस की बात करी, इसी तरीके से डिस्टेंस की बात करी कि भैया यहां से इंदौर से भोपाल तक की डिस्टेंस जो है, इंदौर से भोपाल तक की डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। तो ये भी हम क्या बता रहे हैं? तो ये डिस्टेंस भी बेसिकली क्या है? लेंथ ही तो है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी बेसिकली क्या है? लेंथ।
तो स्टूडेंट्स अब यहां पर क्या हुआ, एक ही इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों को समझते हुए अलग अलग नाम रख दिए थे। बात सभी को समझ में? अच्छा, अब हम नेचर में यही चीज देखना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो अरे डिस्टेंस तो बेसिकली लेंथ है। अच्छा, ब्रीथ की बात करेंगे, अरे ये भी लेंथ है। हाइट की बात करेंगे, अरे ये भी लेंथ है। इसका मतलब क्या है कि इधर से ये 5-6 जो फिजिकल क्वांटिटीज पड़ी, इन सब को हम केवल और केवल एक ही यूनिट से, एक ही नाम से पढ़ सकते हैं, और वो नाम क्या रखा हमने, लेंथ। आई होप सो इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें देखी स्टूडेंट्स। अब क्या हो गया कि अब हमने एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर हमने इस चीज को देखा, ठीक है, कि मेरे पास में क्या करा कि मैंने एक छोटा सा लोहे का पीस रखा। अब छोटे से लोहे का पीस रखा, पीस रखने के बाद मैं देखा कि उसके बीच में ये डिस्टेंस इतनी लेंथ आ रही थी। हाथ पे रखा, उसने मेरे हाथ को ज्यादा पुश करा। फिर मैंने इतना लकड़ी मतलब इतना रुई लिया, ठीक है, रुई का गट्टा लिया, और उसके पास लेंथ ज्यादा थी। जैसे हाथ पे रखा तो उसने हाथ को कम पुश करा। तो हम एक चीज समझ गए कि सर किसी के लंबे होने से पुश करने की प्रॉपर्टी का कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब कोई जरूरी ये बिल्कुल नहीं है कि किसी की लेंथ ज्यादा है तो वो पुश भी ज्यादा करेगा, या किसी की लेंथ कम है तो वो पुश भी कम करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों अलग अलग यूनिट हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास में दो टाइप्स की यूनिट बनी। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी का मीनिंग यहां पर क्या है कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी जो नेचर में, एक फंडामेंटल क्वांटिटी को हम किसी दूसरे रूप में कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कभी डिराइव नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि लेंथ, तो लेंथ का मास से कोई रिलेशन नहीं है, मास का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। बात सभी को समझ में आ रही है कि जैसे हाथ को पुश करने वाली इस प्रॉपर्टी का अपन ने नाम रख दिया मास। अब मास रख दिया और मैंने आप लोगों को यहां से यहां तक सभी समझिएगा कि यहां पर क्या है कि 4-5 स्टूडेंट्स हैं। 4-5 स्टूडेंट्स से मैंने बोला कि तुम 2 दिन बाद आना, तुम 2 साल बाद आना, तुम 3 महीने बाद आना, तुम 6 महीने बाद आना। अब मैं पूछूं कि बताओ लेंथ कितनी है, तो आप कंफ्यूज हो रहोगे ना कि सर इसमें लेंथ की बात कहां से आ गई। तो अब मैं यहां पर किस चीज से इनको न्योता दे रहा हूं अपने कोचिंग क्लासेस पे आने का, तो वो दे रहा हूं किस तरीके से, एक टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम का अब यहां से इनके घर से यहां तक का जो लेंथ है उससे कोई रिलेशन नहीं है। बात सभी को समझ में आई। इसी तरीके से किसी को गर्म चाय पसंद है, किसी को ठंडी चाय पसंद है। अब किसी को गर्म चाय अगर पसंद है तो गर्म चाय पसंद है तो वो उसका जो टेम्परेचर है उसका मास से कोई रिलेशन नहीं कि भाई जैसे हमारे पास में पानी जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे है, इतना पानी 40 डिग्री सेल्सियस पर है, तो मास ऐसा नहीं है कि मास बढ़ गया तो टेम्परेचर भी बढ़ गया, नहीं। तो इन सारी ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिविजुअल होती है, जो अपने आप में एक ही प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फंडामेंटल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? तो डिराइव्ड क्वांटिटी आर दैट क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी ऐसी दूसरी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे अब यहां पर समझिएगा, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे एरिया। अब एरिया एक तो ऐसी क्वांटिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी, लेकिन जब हम इसके फॉर्मूले की तरफ गए तो पता चले कि इसका फॉर्मूला जो था वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो बेसिकली हम देख सकते हैं ना कि सर एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए मैं लेंथ जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेड्थ भी बेसिकली क्या है, मैं अभी हाल बताया था, ब्रेड्थ भी बेसिकली लेंथ है। इसका मतलब एरिया को मुझे अगर समझाना है तो मैं लेंथ को 2 बार समझाऊं, या लेंथ का यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, समझिएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ का 2 बार जब हम मल्टीप्लिकेशन करें तो एक नई क्वांटिटी बनी और वो नई क्वांटिटी है एरिया। अब ये जो नई क्वांटिटी एरिया है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की वजह से बनी है, इसीलिए इन्हें हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट।
और भी समझ सकते हैं, जैसे एक और हमारे पास में है डेंसिटी। अब डेंसिटी के हमारे पास में फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास के लिए मास ये वो दबाने वाली प्रॉपर्टी, और वॉल्यूम में क्या होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है। इसका मीनिंग यहां पर क्या समझ में आ गया कि सर मास का एक बार यूज हो रहा है और लेंथ यहां पर 3 बार यूज हो रही है। मास एक बार यूज हुआ, लेंथ 3 बार यूज हुई, और फिर इसका डिवाइड करा, इस फॉर्म में इसको रखा, तो एक नई क्वांटिटी बनी, डिराइव हुई, बनी, और वो क्वांटिटी क्या है? डेंसिटी। अब इसी तरीके से डिराइव्ड यूनिट बहुत सारी होती है हमारे पास, फोर्स, टॉर्क, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, बहुत सारी। हमने नेचर में देखा कि डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी की कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से 2-3 डिराइव्ड क्वांटिटी, 2-3 फंडामेंटल क्वांटिटी मिल करके नहीं डिराइव, इसकी आज तक कोई लिमिट नहीं है। ये जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में हो सकती है, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट। बट फंडामेंटल यूनिट का मीनिंग ये क्या हुआ कि ये ऐसी यूनिट जो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे, मतलब अपने आप में एक ही हो। जैसे लेंथ का मास से कोई रिलेशन नहीं है, मास का टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है, टेम्परेचर का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे, और इन्हीं को स्टूडेंट्स हम क्या करना चाहते हैं? नापना चाहते हैं, ठीक है। और फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। अब हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि इसके पास ये लेंथ की प्रॉपर्टी कम है, इसके पास लेंथ की प्रॉपर्टी ज्यादा है। अब हम यहां पर और अच्छे से कहना चाहते हैं हाउ मच, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, या इसके पास लेंथ बेसिकली कितनी है और इसके पास लेंथ कितनी है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि यहां पर 2 स्टूडेंट्स आए। अब 2 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स बोलता कि आज गर्मी ज्यादा है, दूसरा स्टूडेंट बोलता नहीं कल गर्मी ज्यादा थी। दोनों आपस में लड़ रहे, मेरे पास आए कि बोले सर आप बताओ। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नापा। मैंने थर्मामीटर से देखा कि आज जो है 42 डिग्री सेल्सियस है, कल 44 डिग्री सेल्सियस था। मैंने बोला नहीं, गर्मी कल ज्यादा थी, और दोनों एग्री भी हो गए। क्यों? क्योंकि हम उसको अब मेजर कर पा रहे हैं, एक स्पेसिफाइड नंबर से कम ज्यादा बता सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो अब हम इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स को पढ़ेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, और इन्हें नापना भी सीखेंगे। तो चलिए इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस देख लेते हैं। द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस इन ईदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इन फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी और रूप में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे लेंथ को मैं मास में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेंथ अपने आप में खुद एक इंडिविजुअल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज है। इसी तरीके से अब डिराइव्ड यूनिट को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट आर कैलकुलेट फ्रॉम 2 और मोर मेजरमेंट। याद रखिएगा कि जब हम डिराइव्ड क्वांटिटी, तो इसमें हमेशा 2 या उससे ज्यादा मेजरमेंट लेना पड़ता है। अब देखिए ना, जैसे हमको एरिया को नापने के लिए लेंथ के 2 बार मेजरमेंट लेना ले, डेंसिटी को करने के लिए मास को 1 बार मेजरमेंट, और लेंथ के नीचे 3 बार मेजरमेंट लिए, 1 से ज्यादा बार मेजरमेंट हम लेना पड़ता है। तो ऐसे जो नई क्वांटिटीज बनती है उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। हम डायरेक्टली किसी को, जैसे डेंसिटी को हम डायरेक्टली नहीं नाप सकते। डेंसिटी को नापने के लिए मुझे मास चाहिए और लेंथ 3 बार चाहिए। क्लियर? आई होप सो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज में बीच में ये डिफरेंसेस भी है, याद रखिएगा बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स। अब हमारे पास में आ जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है। बेसिकली हमारे सामने फंडामेंटल क्वांटिटीज होती कितनी है, कि जैसे अब हमने देखा कि एक तो हाथ को पुश करने वाली प्रॉपर्टी, इसका नाम मास रखा, लेंथ वाली, इसे लेंथ नाम दिया। इसी तरीके से ठंडा गर्म को दिखाने के लिए टेम्परेचर नाम दिया, समय को नापने के लिए टाइम। अब इसी तरीके से हमने देखा कि यार आज सूरज जो है वो ज्यादा चमक रहा है, ज्यादा ब्राइट है, ठीक है, शाम के समय सूरज की ब्राइटनेस कम हो गई, तो उस चमक को नापने के लिए हम आए। तो इस तरीके से हम देखते गए कि हमारे पास में ऐसी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है।
डिराइव्ड क्वांटिटी तो हजारों हो सकती है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम नेचर में देखने गए और हमको ऐसी केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिली। और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फर्स्ट है लेंथ, ठीक है, बिल्कुल ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। मास, हाथ को पुश करने वाली प्रॉपर्टी का नाम अपन ने मास रखा। टाइम, टाइम से हम चीजों को समझने लगे भाई कि कोई इंसान कितनी देर बाद मरेगा, या आप कितनी देर के लिए पढ़ रहे हो, या ये लेक्चर का टाइमिंग कितना है, ये सारा चीज। टेम्परेचर, इससे हमको ये पता चलने लगा कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉटर है और कोल्डेस्ट है, आज का डे टेम्परेचर कितना है। इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में समझिएगा कि जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजों को अपन देखते हैं। जैसे 1 मोल गैस, अगर मैंने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ली तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे नंबर वाइज, तो वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इसे और जाके हम आगे बात पढ़ने वाले। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का मतलब वही होता है कि ये जो, जैसे मैं एक बल्ब लाया वो कम चमक रहा था, दूसरा बल्ब लाया वो ज्यादा चमक रहा था, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ज्यादा चमक रहा है उसकी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी ज्यादा है, जो कम चमक रहा है उसकी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कम है, ठीक है। तो ये शुरुआत में, यानी साइंटिस्ट जब इकट्ठा हुए तो शुरुआत में बोला ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि नहीं, इसमें कुछ कमी रह गई है, कुछ क्वांटिटीज जिसको और ऐड करना पड़ेगा। तो जो क्वांटिटी बाद में 2 क्वांटिटी को ऐड करा गया, तो उन्हें हमने कहा, चूंकि इन्हें को बाद में ऐड किया गया इसीलिए इन्हें कहा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड अदर वन इज सॉलिड एंगल, ठीक है। अब प्लेन एंगल मतलब कैसे कि जैसे 2 लाइन है, तो ये 2 लाइन है, अब 2 लाइन के बीच का ये झुकाव कितना है। अब देखें, मैं दोनों में लेंथ को बिल्कुल नहीं बदल रहा हूं, सिर्फ इन दोनों के बीच का क्या कर रहा हूं, ये झुकाव को अगर अपन ने बदल दिया, इसके स्लोप को बदल दिया, तो इस एंगल को अपन कहेंगे प्लेन एंगल। हमने देखा कि ये जो झुकाव वाली प्रॉपर्टी है, इनमें से किसी से भी डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये अपने आप में एक नई फिजिकल क्वांटिटीज है, इसीलिए हमको इसको जगह देना पड़ी, और चूंकि बाद में हमने इसको ऐड किया है इसीलिए इसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम से कहने लगे। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मीनिंग यहां पर क्या है, जैसे आपने आइसक्रीम का कोन खाया हुआ, बिल्कुल। अब आइसक्रीम के कोन में देखिए, सबसे पहले ये ऐसा है, ठीक है, नीचे, और ऐसा करके मैंने इसको पूरा घुमा दिया, तो एक सॉलिड बॉडी से एक आइसक्रीम के कोन का ऐसा बीच में वहां पर एंगल बन रहा होगा, कुछ इस तरह से। देखिए, प्लेन एंगल कुछ ऐसा होता है ये, और सॉलिड एंगल में क्या होगा कि सर यहां पर ये जो बनेगा वो पूरा सॉलिड से बनेगा, यहां पर ये जो बीच में एंगल बन रहा होगा, तो इसे हम सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद में 2 क्वांटिटीज हमें बाद में और रिक्वायरमेंट लगी, उन्हें ऐड करा, दैट इज अ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, लिखते चलिएगा, सबसे अच्छा तरीका है। नाउ आगे, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? यूनिट क्या है? अब फिर से हमने देखा कि टोटल अब हमारे पास में 9 फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। जो 9 फिजिकल क्वांटिटीज को अपन पढ़ लेंगे तो उसके बाद दुनिया भर की डिराइव्ड यूनिट हम बना सकते हैं, ये हमने देखा। बोले हाँ सर, बहुत बढ़िया, लेकिन अब इसे हम नापना चाहते हैं। अब नापना चाहते हैं, जैसे मैंने ये ऐसे करके इसको नाम दे दिया, अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा? लेंथ। अब हम इसको परफेक्टली नापना चाहते हैं, इसको, अच्छा परफेक्टली नापना चाहते हैं तो इसको कैसे नापना? जैसे मैं इसको नापना चाहता हूं कि इसको 1 बोल दिया, अब इसी का डबल ले लोगे तो 2। तो देखिए इसको समझिएगा कि क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहां पे सारे लोगों को मैंने बुलाया, सारे लोगों को मैंने यहां पर इकट्ठा करके यहां पर बुलाया। अब बुलाने के बाद बिठाया, मैंने बोला देखो दुनिया वालों, ये अपन ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है, लकड़ी के यहां पर इस पे 2 निशान, या काट दिया। काटने के बाद बोला कि देखो ये जो है वो 2 मीटर, ये जो है वो 1 मीटर है। याद रखिए यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मीनिंग है यहां पर है 1।
तो हमने उसका उस एक को स्टैंडर्ड, अब यहां पर समझिएगा उस एक का मीनिंग क्या है कि स्टैंडर्ड, इसका डबल लेंगे तो 2 मीटर, इसका आधा लेंगे तो हाफ मीटर। तो यहां से यहां तक लकड़ी का एक इतना सा हिस्सा किया, और हिस्सा करने के बाद में मैंने यहां पर बोल दिया कि भैया ये कितना मीटर है, ये 1 मीटर है। अब 1 मीटर है, मैंने बोला आप सभी लोग लकड़ी के ऐसे 50 पीसेस लाओ और 50 पीसेस इसको नाप के आप भी काट लो। अब जैसे आपने काट लिया और ये मैंने स्टैंडर्ड अपने पास रख लिया, अब स्टैंडर्ड रख लिया, और फिर उसके बाद में ये सारे 50 लोग जो थे वो अपने अपने देश में गए और वहां पर उन्होंने और ऐसे करके बहुत सारी बना ली। अब बहुत सारी बना ली और इसी से वो चीजों को नापने लगे, अब इसी से वो चीजों को मेजर करने लगे, नापने लगे। अब उन्होंने क्या करा कि भैया खेत नाप लिया, खेत नाप लिया कि भाई मेरा खेत यहां से वहां तक है, बोले यहां से वहां तक कितना है, तो बोले कि 50 लकड़ियों के बराबर, इट मींस 50 मीटर। बोले बहुत बढ़िया। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही समय बीता, बारिश हुई, ठीक है, तो बारिश की वजह से लकड़ी फूल गई, फैल गई, ठीक है, अब लकड़ी एक्स्ट्रा फैल गई। अब फैल गई तो बाद में क्या हुआ कि बाद में उन्हीं ने जब वो खेत को फिर से नापा उस लकड़ी से, तो क्या हो गया कि वो ऐसे करके करके थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, तो थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, तो पता चले वो दूसरे के खेत में निकल गई। अब पता चले वो आपस में लड़ने लगे कि नहीं तुमने पहली बार ही कम नापा था, अब तो ज्यादा हो गया, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यूनिट हमें ऐसी बनाना होगी कि जो कभी बदले ना, समय के साथ, टाइम के साथ कभी बदले ना, और पूरी दुनिया को आसानी से समझ भी आए। जैसे हमारे यहां पर चलता था, हमारे इंडिया में चलता था, हम चीजों को हाथ से नापते थे, बोले 5 हाथ की धोती दे दो, आज भी होता है ना 5 हाथ की साड़ी। अब लेकिन सोचिए अगर यही सिस्टम चल रहा होता तो बेचारा जब भी जो छोटा व्यक्ति है वो हमेशा कम चीजें लेके जाता, जो बड़ा व्यक्ति है वो हमेशा ज्यादा चीजें लेके जाता। तो ये एक गलत तरीका है। तो इस गलत तरीके को सही करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड ऐसा तरीका बनाना था जिससे हम एक बोलेंगे और उसे ही नाम देंगे, उस एक का नाम रखेंगे यूनिट, जिसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी जो समय के साथ कभी ना बदले। जैसे इस लकड़ी को अब 1 मीटर अपन ने जो माना, इस 1 मीटर को मैं जब रशिया वगैरह में ले गया तो वहां पे ठंड पड़ती है, पता चले वो सिकुड़ गई लकड़ी, ठीक है। हम दूसरे हॉटर डेज में साउथ अफ्रीका वगैरह, ये अफ्रीका के देशों में ले गए तो वहां पर पता चले गर्मी की वजह से थोड़ी सी फैल गई वो लकड़ी। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारा जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं वही मेजरमेंट अगर बड़ा छोटा हो जाएगा तो हमारे सारे कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमको यूनिट कैसी होना चाहिए, यूनिट ऐसी होना चाहिए जो प्रॉपर डिस्क्राइब्ड हो, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यूनिट सबसे पहली बात है, तो यूनिट इज अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है, ठीक है। हमने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ी है, उन्हीं को हम नापना चाहते हैं, उसी को हम नापने के लिए 1 करना चाहते हैं। लेकिन उस 1 को कब करेंगे, उस 1 को किस कंडीशन में करेंगे, वो है यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट का मतलब क्या है, पूरी दुनिया में एक जैसा रहे, पूरी दुनिया इसे मान्यता दे। विच इज गिवन अ पर्टिकुलर नेम, जिसका हम एक फिक्स्ड, एक खास नाम रखेंगे। इट्स वैल्यू शुड नॉट बी चेंज, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसका हमने नाम रख दिया, नाम रखने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, और किसी भी प्रकार की फिजिकल कंडीशन से उसको चेंज नहीं होना चाहिए। उसे हम बोलेंगे कि ये है यूनिट। एक अच्छी यूनिट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अब उसको देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, कि कभी भी जब हम यूनिट बनाएंगे तो उस यूनिट के अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए। सबसे पहला है वैल्यू शुड नॉट बी चेंज विथ टाइम। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमें अब हमने सोचा कि सर लकड़ी से दिक्कत थी, हमने लोहे का टुकड़ा ले लिया। अब लेकिन लोहे को भी पता चले गर्मी के दिनों में दुनिया की हर एक चीज गर्मी के दिनों में फैल जाती है, ठंड के दिन में सिकुड़ जाती है। तो हमने जो 1 मीटर बनाया, जो लेंथ का मेजरमेंट किया, वही पता चले चेंज हो रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हमने क्या करा, 1 kg बनाया। अब 1 kg कैसे, हमने एक लोहे का टुकड़ा लिया और लोहे का टुकड़ा लेने के बाद में बोला कि इसका जो वजन है वो है 1 kg। अब इस मास को अपन ने 1 kg अब उसको रख दिया, पता चले उसमें समय के साथ में
टाइम के साथ में एरोजन हो गया, ठीक है, उसमें जंग लग गया और थोड़ा सा हल्का हो गया, या जंग लगने की वजह से चीजें थोड़ी सी भारी हो जाती है, ठीक है, वो थोड़ा भारी हो गया। तो हमारे पास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू एक बार जो अपन ने डिसाइड करी है वो आज कल 100 साल बाद 200 साल बाद जब तक मानव संसाधन रहेंगे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉय विथ टाइम। बिल्कुल वही, समय के साथ पता चला हमने लोहे की एक रॉड बना दी और उसको रख दिया बिल्कुल ताले में पैक करके, और सब 100 साल बाद देखा तो वहां थी ही नहीं, पूरी की पूरी उसके ऊपर जंग लग गया, या लकड़ी की बना दी तो उसके ऊपर दीमक लग गया। तो हमारी जो क्वांटिटी हमने जो बनाई है 1 मीटर, वो डिस्ट्रॉय खत्म ही नहीं हो जाए, क्योंकि अगर खत्म हो जाए तो बाद में हमारा पूरा हमने जितने डिस्टेंस बना के रखे सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। मस्ट बी वेल डिफाइंड, इनकी डेफिनेशन इतनी प्रॉपर होना चाहिए, इतनी साफ सुथरी होना चाहिए कि कोई भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना उठा सके, ठीक है। मतलब 1 मीटर के डिस्टेंस अगर जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे तो इतनी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में होना चाहिए कि टाइम के साथ, प्लेस के साथ, यहां तक कि हम हमारे अर्थ के बाहर भी जाए तब भी ये डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, इतनी प्रॉपर होना चाहिए कि कोई भी साइंटिस्ट समय के साथ आते जाए, इनके ऊपर इनकी खोजबीन करे, इनके ऊपर उंगली उठाए, लेकिन चेंज ना कर पाए इनकी डेफिनेशंस को। इतनी बढ़िया तरीके से प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए, कोई भी इनके बीच में कोई भी मंशा, कोई भी ऐसी चीज नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से इनके ऊपर डाउट हो, वेल डिफाइंड होना चाहिए। मस्ट बी रिप्रोड्यूस वेन एवर नीडेड। अब मस्ट बी रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है कि हमें इनकी ऐसी डेफिनेशन रखना है कि मुझे जब जरूरत पड़े तब मैं अपना 1 मीटर बना लूं। इसका मतलब समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि 1 मीटर की जो स्केल थी मैंने अमेरिका से लेके आया, अब अमेरिका से लेके आया, किसी वजह से मुझसे गुम हो गई, टूट गई, खराब हो गई। अब क्या मुझे 1 मीटर लेने के लिए फिर से अमेरिका जाना पड़ेगा? नहीं, इतनी अच्छी कि मैं उसकी डेफिनेशन को पढ़ के अपने यहां पर फिर से 1 मीटर को क्रिएट कर सकूं। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो है हमारी यूनिट ऐसी होना चाहिए जो उसकी हम डेफिनेशन को पढ़ के कहीं पर भी उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सके, बना सके, ठीक है। तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको रिप्रोड्यूस कर सके, दोबारा बना सके। फिफ्थ है, शुड बी प्रॉपर साइज, इट इज नॉट टू बिग एंड नॉट टू बी स्मॉल। देखें अब क्या है कि हमारी यूनिट को जरूरत के हिसाब से, अब जरूरत के हिसाब से सोचिएगा कि जैसे हमने एक यूनिट बनाई, अब हमने यूनिट बनाई, जैसे मैं टमाटर लेने गया, अपने घर की सब्जी लेने गया। अब जब मैं टमाटर लेने गया तो मैं वहां पर बोलूंगा कि मेरा टमाटर मुझे 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, यही होगा टमाटर, इतना ही लेके आएंगे, 1 केजी, 2 केजी, हाफ केजी, ठीक है। लेकिन अब जब सोचिए कि जब मैं अगर यहां पर सोना लेने गया तो वहां पर सोना लेने गया तब मैं 1 किलो 2 किलो सोना ले पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं, कहां से इतना ले पाता, ठीक है। तो 1 किलो 2 किलो सोना तो हम ले नहीं सकते। अब वहां पर फिर अपन क्या किसमें यूज करते हैं, तो वहां पर अपन ने छोटी यूनिट बना ली और वो है ग्राम और मिलीग्राम, इसमें हम डील करने लगे। तो जब सोना लेने जाएंगे तो वहां किलो की बात नहीं करेंगे, वहां पर क्या ग्राम, मिलीग्राम या तोला की बात करेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा है ना, 1 तोला, 1 तोले में 10 ग्राम होता है आजकल इंडियन स्टैंडर्ड, पहले 12 ग्राम होता था बट आजकल स्टैंडर्ड 10 ग्राम कर दिया है, ठीक है। अब इसी तरीके से सोचिए कि जब मैं अपने घर के लिए गेहूं लेने जाऊंगा तो वहां ऐसा थोड़ी बोलूंगा 5 किलो गेहूं दे दो, फिर वहां पर हम बोरे से गेहूं लाएंगे तो उसके लिए हमने एक शब्द लगाया क्विंटल, ठीक है, यानी 100 किलो को 1 क्विंटल बोल दिया। तो यही है कि हमारी यूनिट ऐसे प्रॉपर साइज की होना चाहिए जो हमारे आवश्यकता के अनुसार हम उसकी रेंज को बढ़ा सके, हम हमारी उसकी रेंज को कम कर सके। क्यों? क्योंकि हमको अगर इस दुनिया में रहना है तो मुझे सोने की भी जरूरत है, ठीक है, और मुझे गेहूं की भी जरूरत है, मुझे कोयले की भी जरूरत है। तो ये सारी चीजें, मतलब हमारी यूनिट इस तरीके से होना चाहिए कि हम उससे आवश्यकता के हिसाब से छोटा भी कर सके और आवश्यकता के हिसाब से उसे बड़ा भी कर सके। लेकिन बड़ा छोटा करने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी यूनिट को ही छोटा कर दें, मतलब उसके टुकड़े करके, उस यूनिट के सेक्शन करके छोटा ऐसा पार्ट भी यूज कर ले, उसी को बड़ा करके उसका बड़ा पार्ट भी यूज कर ले। तो ऐसा होना चाहिए, शुड बी प्रॉपर साइज।
फॉर रिक्वायरमेंट। ओके, बहुत बड़ी भी नहीं होना चाहिए जरूरत के हिसाब से और बहुत छोटी भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ग्राम से, अगर हम ग्राम को स्टैंडर्ड मान लेते तो हम टमाटर खरीदने में बड़ी प्रॉब्लम होती ना प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जैसे मैं बोलता 5 kg यानी 5000 ग्राम मुझे क्या दे दो, टमाटर। या अगर मैं 1 किलो भी लेके आ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, 1000 ग्राम टमाटर दे दो, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, 1000 वर्ड बड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम हमारे हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये था आज की क्लास का। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी आज की क्लास में, जिसमें हमने देखा कि क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बाद में हमने देखा कि रिक्वायरमेंट कैसे पड़ती है यूनिट की, यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। तो ये हमने आज की क्लास में देखा। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।